अस्सलाम वालेकुम, मैं हनी दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल डी आवामी। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ जाफर रिजवी। जाफर जी, आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है ये हम कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी से। आप किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को दो साबिका हुकूमत के मुकाबले में, जो एक नवाज शरीफ की हुकूमत थी और जरदारी की हुकूमत थी, उसके मुकाबले में जो कारकर्दगी, आप इसको कैसा देख रहे हैं? जी, तवक्को तो यही थी दवामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तवक्को तो यही थी कि ये हुकूमत पिछली हुकूमतों से और पाकिस्तान की गुज़श्ता अदवार की सियासत से मुख्तलिफ हुकूमत और सियासत करेगी। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो तब्दीली और जो मुस्बित तब्दीली का ख्वाब और उम्मीद हमने देखी और लगाई थी, वो पूरी नहीं हो सकी। और ये हुकूमत वो सब कुछ नहीं कर पाई जिसकी कि तवक्को की जा रही थी। मेरे जैसे करोड़ों अवाम इस हुकूमत से तवक्को कर रहे थे कि ये कुछ बेहतर करेगी। लेकिन हमने देखा कि पहले तो खान साहब को उन्हीं मजबूरियों से गुजरना पड़ा जिनके ज़रिए सब गुजर के पाकिस्तान में ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचते, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, समझौते करने पड़े, इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना पड़ा, पार्टी के लोगों को नज़रअंदाज करके दूसरी पार्टी से आने वाले या दूसरी सियासी एफिलिएशन रखने वाले लोगों को अपनी सफ़ों में जगह देनी पड़ी, उन्हें नवाजना पड़ा। और ये सब पाकिस्तान की सियासत की मजबूरियाँ हैं, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। तो खान साहब भी वही सब कुछ करते रहे जिन पे वो तनकीद करते रहे, और नतीजा ये हुआ कि खान साहब भी वही कुछ फेस कर रहे हैं जिनका सामना पिछली हुकूमतों को करना पड़ा, यानी तनकीद, काम ना कर सकने, कारकर्दगी ना दिखा पाने, डिलीवर ना कर सकने के इल्ज़ामात जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इल्ज़ामात की बजाय चीख बनते जा रहे हैं, और वो मेरे कानों तक और आपके कानों तक, लंदन और कनाडा तक आ रही है, वो चीख सुनाई दे रही है हम लोगों को। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों को जो तवक्को और उम्मीद बहुत ज़्यादा उन्होंने वाबस्ता कर ली थी इमरान खान साहब से, उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से वो टूटी है, वो चकनाचूर हुई है, और वो ख्वाब अब जब लोगों का बिखरा है तो उनकी चीख बहुत बुलंद हो गई है। अरे जाफर, ये मुझसे ये एक इत्तला ये पाकिस्तान से कि मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी हैं, जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तहरीक चलाई थी इस हुकूमत को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर से मौलाना फजल रहमान ने उसको आप कैसे देख रहे हैं कि जो आल पाकिस्तान आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी वो भी मुझे कुछ होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये आखिर अगर इस हुकूमत से ये अपोजिशन पीछा छुड़ाना चाहेगी तो क्या करेगी? उनके पास क्या हिकमत मिली? न तो अब आज तक किसी ने कोई, क्या नाम है, असम्बली में कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की, जबकि ये इत्तला है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास। तो फिर आखिर वो क्यों, किस मौके का इंतजार में है कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हुकूमत ही पाकिस्तान की चंद नाकाम हुकूमतों में से एक है, ये हिज़्ब इख्तिलाफ भी पाकिस्तान की चंद नाकाम हिज़्ब इख्तिलाफ में से एक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, हिज़्ब इख्तिलाफ की कारकर्दगी पर भी उतना ही बड़ा सवालिया निशान है जितना कि हुकूमत के बारे में है। जहाँ तक बात रही नंबर गेम की, तो अताउल्लाह मैंगल साहब जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा थे तो उन्हें अददी बरतरी और अक्सरियत यकीनन हासिल थी और रही होगी। लेकिन 6 सीटें अताउल्लाह मैंगल साहब के साथ अगर चली जाएंगी और सिर्फ 2 सीटों पर वो बरतरी या 4 सीटों पर वो बरतरी थी, तो अगर आज गिनती हो जाए तो शायद इमरान खान साहब वजीर आजम ना रहे। लेकिन वो गिनती कराएगा कौन और क्यों? ये गिनती कराएगी अपोजिशन, और इसलिए कराएगी कि ये साबित हो सके कि कौन अक्सरियत है और कौन अक़लियत। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि खुद हिज़्ब इख्तिलाफ को भी कोई दिलचस्पी नहीं है उस वक्त उस गिनती के कराने से, जिससे ये साबित हो जाए कि उनकी जो सबसे बड़ी मुखालिफ यानी इमरान खान की हुकूमत है, उसके पास अददी अक्सरियत है या नहीं है। और ये पाकिस्तान की सियासत की जादूगरी ही मैं कहूँगा। सियासत में आपको पता है कि जादू की छड़ी से सब कुछ होता है, छड़ी समझते हैं ना आप? तो जादू की छड़ी से ही सब कुछ होता है। तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हम देखते हैं कि 60 वोट थे जनाब हासिल बजिंजो के पास, और वो पार्लियामेंट के दूसरे यानी ऐवान बाला यानी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, और 37 वोट थे जनाब सादिक संजरानी साहब के पास, और वो भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे थे। और 60 वोट वाले हासिल खान बजिंजो साहब हार गए, और 37 वोट वाले संजरानी साहब जीत गए। तो ये जो जादू है, जो कि जादू की छड़ी से होता है, मैं फिर कहूँगा छड़ी समझते हैं ना, तो वो 37 लोग जो हैं वो जीत जाते हैं, 60 लोग हार जाते हैं। ये दुनिया की वाहिद जमहूरियत है जहाँ अददी अक्सरियत रखने वाली सियासी जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ हार जाती है, और अक़लियत वाली सियासी जमात और हुकूमत जीत जाती है।
अब ये कैसे अच्छा, होता है ये मुझे तो नहीं पता। ये कोई सेनेटर ही आपको बता सकता है, हासिल खान बजिंजो साहब बता सकते हैं। उन्होंने कोशिश की थी कहीं सोशल मीडिया पे ये बताने की, लेकिन उसके बाद बेचारे वो फिर कुछ बताते हुए कभी नजर नहीं आए, जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि वो कैसे हार गए। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो इस पर तो बात करना बेमानी सी बात है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो बहुत ही अंदर के जराए, वो ये कहते हैं कि जी अब इस हुकूमत को गिराना जो है वो तो अंदरूनी तौर पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन वो असल में अब अमेरिका का जो इलेक्शन है उसको देख रहा है। उनका कहना यह है कि ये जब तक ट्रंप की हुकूमत है, ट्रंप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको, इमरान खान को या इमरान खान की हुकूमत को। ये उनका कहना है, मेरी इतला नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत की तब्दीली में या उसको सपोर्ट करने में कोई बैरूनी मुदाखलत या सपोर्ट या कोई असर रसूख इसमें इस्तेमाल होता है, या ये उनके हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के? आप क्या कहते हैं इस पर? आप मेरा हमारी सवाल नहीं आपकी और मुझे आपका सवाल का आखिरी हिस्सा सुनाई नहीं दिया है, लेकिन जो पहला हिस्सा है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी आपकी और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये पाकिस्तान की सबसे खुशकिस्मत हुकूमत है जिसे ना कोई अंदरूनी हिज़्ब इख्तिलाफ गिराना चाहती है, ना कोई बैरूनी खिलाड़ी। ये वो हुकूमत है जो खुद अपने आप को गिराना चाहती है और इस कोशिश में भी कामयाब नहीं हो पा रही। ये वो हुकूमत है जो अपने बोझ से खुद गिर रही है, लेकिन पूरे गिरने भी नहीं पाती है कि कोई इसे संभाल लेता है, कोई जादू दिखाता है, कोई और कुछ करता है और ये हुकूमत संभल के खड़ी हो जाती है। अब आप देखिए कि इस हुकूमत ने क्या-क्या वादे किए थे लोगों से। इस हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी। इस हुकूमत ने 50 लाख घरों की बात की थी। इस हुकूमत ने तवानाई का बोरा हल करने की बात की थी। इस हुकूमत ने एक साफ-सुथरा पार्लिमानी निज़ाम रखने की बात की थी। करप्शन और बदनवानी से पाक सियासत की बात की थी। एक भी वादा इस हुकूमत का पूरा नहीं हो सका। एक भी वादा अपनी कारकर्दगी की कसौटी पर अगर आप रखेंगे तो इमरान खान उसको पूरा नहीं कर पाए, ना उनकी हुकूमत कर पाई। और कैसे करेगी ये? इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत नहीं है। लोग कहते हैं कि इसमें आधा हिस्सा तो पीपल्स पार्टी का है, बाकी आधा हिस्सा नून लीग का है और बाकी आधा हिस्सा, यानी 3 हिस्से अगर किए जाएं तो पीटीआई का है। तो जिस हुकूमत में खुद इमरान खान की अपनी नुमाइंदगी में 33% है और बाकी इधर उधर की पकड़ धकड़ की तंजीम साजी करके जो जमात बनाई गई है और जो हुकूमत उसमें है, जिसमें आपको कभी फारूक अवान नजर आते हैं, कभी फिरदौसा शकावान नजर आती हैं, कभी जहांगीर तरीन नजर आते हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी नजर आते हैं, कभी नदीम उज़्ज़ुल नजर आते हैं। ये तो उनकी हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थे, उनकी सियासी जमात, उनकी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा ही नहीं था ये पूरी लौट। ये आके फ़ख्र इमाम साहब आ गए हैं और बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये आ गए हैं, ये अब उस हुकूमत में शामिल हैं, उस हुकूमत के वजीर हैं, मुशीर हैं, मावने खुसूसी हैं। ये अब मालूम नहीं इनकी कारकर्दगी को खान साहब किस नज़र से देखते हैं और किस अरसे से परखते हैं, लेकिन अवामी सतह पर ये पूरी हुकूमत कारकर्दगी के महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। अच्छा, तो आप अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लंदन में इस वक्त हैं और वहाँ जहांगीर तरीन जो है इस पीपल्स क्या नाम है, पीटीआई की हुकूमत का एक अहम मोहरा कहो या एक अहम सतून कहो, या फिर खान साहब का राइट हैंड कहो उसको, जबकि मुखालिफिन जो है उसे एटीएम के नाम से पुकारते हैं कि वो जोड़ तोड़ के बादशाह थे। जब भी इमरान खान को जिस तरह इत्तेहादी छोड़ने की धमकी देते हैं, तो उस वक्त जब जहांगीर तरीन पाकिस्तान में थे तो ये सारे मसले मसाइल जो है वो इमरान खान के लिए कोई मसला ना हुआ करते थे, सारे मसले जो है जहांगीर तरीन ही हल कर दिया करते थे। उन्हें ही जोड़ तोड़ का बादशाह कहा जाता है, इसलिए उनका नाम जो है मेरा ख्याल है एटीएम रखा गया है। तो अब उसकी गैर मौजूदगी में, या वो जो जलावतनी उसने इख्तियार की है, खुद साख्ता जलावतनी मैं इसको कह सकता हूँ, या कोई भी वजह इसकी, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि उसके बगैर क्या इमरान खान की हुकूमत जो चल रही है ठीक चल रही है, या इमरान खान को उनकी कमी महसूस हो रही है, या वो लंदन में बैठ के इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं? आप इसको किस तरह देखते हैं? जहांगीर तरीन साहब ऐसे लोगों में शामिल हैं, अगर आप ईमानदाराना तजिया उसका करें तो बहुत सारे लोग इमरान खान की हुकूमत में आपको ऐसे नजर आएंगे जो किसी तौर पर काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते अगर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हो जाए। मैं पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवालिया निशान नहीं लगा रहा, वाज़ेह कर दूं, लेकिन जहांगीर तरीन उन लोगों में जरूर शामिल हैं जिनको उसी जादू की छड़ी से, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इतनी ग्रोथ मिलती है, इतनी डेवलपमेंट मिलती है कि वो बिला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर और
एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर जा पहुंचते हैं और बाज़ औक़ात तो समझा जाता है कि वही प्राइम मिनिस्टर हैं और वही सारा फैसला साजी कर रहे हैं और वही सारे जिसको आप जोड़ तोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये होती है कि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं और उसके अहल नहीं होते या उसकी सलाहियत नहीं रखते, तो उस लेवल को हैंडल करना भी मसला बन जाता है और फिर आप वो सब कुछ करने लगते हैं जिसकी आप दूसरों पर तनकीद कर रहे होते हैं। जब आप वो सब कुछ करने लगते हैं, यानी आप अपना जादू दिखाने लगते हैं, तो फिर जो जादूगर हल्का है वो हरकत में आता है और जादू की छड़ी फिर काम करती है और आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है और फिर आप एक दिन खुद को मियां नवाज शरीफ की तरह या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह या जहांगीर तरीन की तरह लंदन में पाते हैं, कभी आसिफ जरदारी दुबई में नजर आते हैं, कभी मियां नवाज शरीफ लंदन में नजर आते हैं। तो ये असल में जो कारकर्दगी की बुनियाद पर आप कुछ नहीं कर पाते और जादू दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है। अब लोग कहते हैं कि जी वो शुगर माफिया का हिस्सा थे या सरगना थे, एटीएम तो आप कह रहे हैं उनको, और लोग और भी तनकीद करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन अगर वो मैं नहीं कह रहा हूँ ये। हाँ, जी, आप मीडिया कह रहे हैं रिपोर्ट्स कि और दूसरे लोग उन्हें मुखालिफिन का कहते हैं, कहना आप है ये ये। कह रहे हैं, जी आप ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग उन्हें कहते हैं। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो कुछ अगर वो कर रहे थे, तो अगर पाकिस्तान से वो निकल आए हैं, तो इसकी इजाज़त किसने दी और ये हिम्मत और ये मौका उन्हें किसने दिया? वज़ीर आज़म इमरान खान के तो एक टेलीफोन पर उनका नाम ईसीएल में डाला जा सकता था, और वज़ीर आज़म तो बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर जनरल एफआईए अगर अपनी टीम को कह देते तो शायद इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस नहीं कर सकते थे जहांगीर तरीन साहब। लेकिन हमने देखा कि वो चले गए। मैं आपको थोड़ी देर के लिए माजी में ले चलता हूँ। एक साहब थे सिद्दीक बुचिया, आपने रिपोर्टिंग की है, क्राइम रिपोर्टिंग की है बहुत तवील अरसे तक और बहुत नाम से वाकिफ होंगे आप। एक साहब थे कराची सिद्दीक बुचिया, जी कराची में बल्दिया टाउन के एक बड़े नामवर सियासी या जो भी जिस तरह की भी आप उनको कह लें शख्सियत रहे हैं। उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से था। वो किसी दिन नजम अब्बास के पासपोर्ट पर कराची से साउथ अफ्रीका केप टाउन जाने के लिए पहुंचे और जहाज में चढ़ भी गए थे कि अचानक किसी ने इत्तला दे दी किसी बहुत ही ताकतवर जादूगर को, और जहाज रुकवाया गया और सिद्दीक बुचिया को जहाज में से जाके उतारा गया टैक्सी करते हुए जहाज में से, और गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई जब सिद्दीक बुचिया को कोई नहीं जानता और वो गैर मारूफ नाम है और उनके बारे में उनकी नकल हरकत के बारे में सबको पता है, तो उसी एयरपोर्ट से इमरान फारूक साहब गुजर के चले गए, उसी एयरपोर्ट से अल्ताफ हुसैन साहब गुजर के चले गए जिनको पूरी दुनिया जानती थी, तो उनको कैसे जाने दिया गया और सिद्दीक बुचिया को कैसे रोक लिया गया? अब ये वो सवाल है कि जहांगीर तरीन पर भी इसका इतलाक होता है कि जहांगीर तरीन अगर किसी केस में मुकदमे में वांटेड थे, नॉमिनेट थे या उनके बारे में शक शुबा था, तो पाकिस्तान में 38 कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एफआईए है, रेंजर्स है, फौज है, आईपी है, आईएसआई है, इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है पुलिस की। ये सब क्या कर रहे होते हैं जब ऐसे लोग मुल्क से निकल के जा रहे होते हैं? तो ये अगर अपना काम पूरा करें इसका जो सरकारी इदारे हैं हमारे। जी जाफर रिजवी, इसका मतलब तो ये आपकी बात से तो मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, मेरे सुनने वाले भी शायद ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन को फरार करवाने में इसका मतलब है कि हुकूमत का हाथ है। ज़ाहिर है हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर वो पाकिस्तान से कहीं भी नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि अगर वो लंदन आ भी चुके हैं तो लंदन आने के बाद उन्होंने क्या किया? क्या हुकूमत को उन्होंने कोई टफ टाइम दिया? कोई टफ टाइम नहीं दिया। इससे तो यही ज़ाहिर होता है ना कि वो हुकूमत की रजामंदी से आए और हुकूमत की रजामंदी से ही यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी वहां चल रही है, लेकिन उसको अभी तक किसी ने भी नहीं छेड़ा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि उसको इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है। ये बात तो आपकी सही है। और जो आपने जिस वाक़े का भी जिक्र किया ना, सदीक बुजिया वाला वाक़या, तो ये बात आपकी सही है कि अगर हमारी एजेंसियां चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है सोलत मिर्जा की गिरफ्तारी कहाँ से होती है। सोलत मिर्जा जो है वो बैंकॉक में जो है वो एजेंसियां उसको झगड़ा करवाती है, किसी बार के अंदर झगड़ा होता है तो वो अरेस्ट हो जाता है कि भैया आपने झगड़ा में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार कर उसको वहां से डिपोर्ट किया जाता है, डिपोर्ट करके उसको गिरफ्तार हो जाता है। झगड़ा करवाना कौन है? वो एजेंसी के लोग थे कि भैया जब तक झगड़ा नहीं होगा तो इसको डिपोर्ट नहीं करेंगे, झगड़ा तो पुलिस केस बन जाएगा। तो ये इन्होंने करवाया। ये मैंने आपको एजेंसियां चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो इसका मतलब है कि एजेंसियों की या फिर हुकूमत की मर्जी से ही क्या नाम है जहांगीर तरीन पाकिस्तान से लंदन पहुंचे हैं और अभी जो उनका यहाँ क़याम है वो भी उनकी मर्जी से, इसलिए वो किसी सियासी रहनुमाओं से उनकी कोई मशावरत, कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही हुकूमत को टफ टाइम होती है। सही कह रहा हूँ, हल कह रहा हूँ? आप इससे इत्तेफाक करेंगे नहीं?
आशीर्वाद और मर्जी के बगैर ना तो कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है, ना कोई पाकिस्तान में रह पाता है, और ना कोई पाकिस्तान में रह के सियासत कर पाता है। पाकिस्तान में सब कुछ आशीर्वाद, मर्जी, जादू से हो रहा है। चाहे कोई बाहर जा रहा हो, चाहे कोई अंदर आ रहा हो, चाहे कोई बल्कि बहुत अंदर जा रहा हो, जो भी कुछ हो रहा होता है सब कुछ आशीर्वाद, मर्जी और जादू से होता है। ये जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इसमें से अगर आप आशीर्वाद और जादू निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा। जो सूरत हाल जहांगीर तरीन साहब की है, यहाँ लंदन आके उनकी क्या सरगर्मियां हैं, तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि जिस तरह हुकूमतों के दरमियान जंगों के बावजूद भी एक मुल्क दूसरे मुल्क से राब्ता और ताल्लुक ख़त्म नहीं करता और बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, बिल्कुल इसी तरह सियासी मुखालफत और एक दूसरे की खींचातानी के बावजूद सियासतदानों के दरमियान भी ताल्लुक और राब्ता कभी ख़त्म नहीं होता। अगर जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये इत्तला, जैसे कि आप गुफ्तगू में अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, किसी से आपने सुना है कि जहांगीर तरीन की मुलाकातें हो रही हैं यहाँ, तो यस, इसका इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। जहांगीर तरीन की मुलाकातें हो रही होंगी, मियां साहब से भी मुलाकात होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई नई सफमतनी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या वो इमरान खान के मुखालिफ हो गए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इमरान खान के साथ हैं और उनके खिलाफ सबबंदी नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए। इम्कानात हर चीज के होते हैं और पाकिस्तान की सियासत में किसी भी वक्त जादू से कुछ भी हो सकता है। कोई भी किसी भी वक्त अंदर आ सकता है, कोई भी किसी भी वक्त बाहर जा सकता है। तो अगर जहांगीर तरीन साहब वांटेड थे, किसी केस में मुलविस थे, तो उनको रोकना चाहिए था। और खुद इमरान साहब की अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इंतजामी तौर पर ECL में नाम डालें या नहीं डालें, लेकिन सियासी तौर पर अपने दस्तराज समझे जाने वाले, अपने बिल्कुल नंबर 2 समझे जाने वाले जहांगीर तरीन से कहते कि यहाँ रुको पाकिस्तान में और इस मुकदमे का मर्दानावार मुकाबला करो और अदालत में इल्जाम का सामना करो, और अगर तुम सच्चे और ईमानदार हो तो खुद को साबित करो और बरी हो जाओ, या अगर तुम गलत हो तो हमारी अदालतें जो कि आज़ाद समझी जाती हैं वो भी अपना मुकदमा चलाएं और आज़ादी से चलाएं, और फिर अगर जहांगीर तरीन को मुजरिम पाती है तो सजा दें। अजीब बात है कि जिन सियासी इदारों की और जिन इंतजामी इदारों की हम बात कर रहे हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे किसी सोच में गुम हो गए हैं और उनके सामने से एक वांटेड आदमी गुजरता चला जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वो इतने मुस्तैद हैं कि किसी घर में सोते हुए वो बता सकते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ मिलेगा और उसको कैसे लाया जा सकता है। तो ये जो हमारी इंतजामी और सियासी मजबूरियां हैं, इन इंतजामी सब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हो सकती। फिर ऐसा लगता है कि शायद हम लोग अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात हो जाएगी कि जो जिसकी तरदीद हो जाएगी। तो मुझे आपके इस वीडियो ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी बहुत अजीज है, तो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है कि इशारों के नायों में हम आपके सुनने वालों को समझा सकें। जाफर, जहांगीर तरीन जो है PTI का हिस्सा है। मतलब अभी तक PTI ने उनके खिलाफ कोई इंजबाती कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, ठीक है ना। वो भी उसके रुकन है, अहम रुकन है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है उनके इत्तेहादी मैंगल जो है वो ऐलान तो कर चुके हैं कि भाई हम हुकूमत को छोड़ते हैं, इत्तेहाद को छोड़ते हैं, लेकिन वो अभी तक इत्तेहाद का हिस्सा है। कोई ऐसा बाज़ाब्ता कोई ऐलान या कोई ऐसा नहीं है, अभी भी इत्तेहाद में शामिल है। आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद कोई दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके अपने मुतालबे हैं, जिससे सर चौधरी बरादरान भी उनके एक बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत से भी कि नेब जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है और पुराने मुकदमात में उनके खिलाफ कोई गिरफ्तार करने का उनका इरादा है क्या? आपका क्या ख्याल है कि कोई दूसरा इत्तेहादी भी हुकूमत को छोड़ने की धमकी दे सकता है मुस्तकबिल करीब में? पाकिस्तान में तो ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जिनको हम सियासी जमातें समझते हैं, बदकिस्मती से वो सियासी जमातें नहीं हैं, वो फ़ैन क्लब्स हैं जिनकी सरबराही सियासी खानवादे कर रहे हैं। मसलन अगर मुस्लिम लीग नून में से शरीफ ख़ानदान को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। इमरान खान को PTI से निकाल दें तो इस फ़ैन क्लब में कुछ नहीं बचता। अल्ताफ़ हुसैन को अगर MQM से निकाल दें तो उस फ़ैन क्लब में कुछ नहीं बचता। बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी को पीपल्स पार्टी से निकाल दें तो उस फ़ैन क्लब में भी कुछ नहीं बचता। तो ये फ़ैन क्लब्स हैं। पहले तो ये तसीक और करेक्शन ज़रूरी है कि ये सियासी जमातें नहीं हैं, फ़ैन क्लब्स हैं जो अपने-अपने सियासी खानवादों के बल पर चल रहे हैं। अब रह गई बात मुस्लिम लीग क़ाफ़ की, तो मुस्लिम लीग क़ाफ़ भी एक फ़ैन क्लब है जिसका सियासी खानवादा चौधरी बरादरान है। तो उनकी सबसे बड़ी और अहम जो फ़ोकस है उनकी सियासत का, वो ये है कि मुँह से लाई वज़ीर हैं या नहीं है, और ये कि पंजाब का वज़ीर आला वो खुद या उनकी मर्ज़ी का है या नहीं है। तो अब जबकि बुज़दार साहब की बातें हो रही हैं कि वो जा रहे हैं या जाने वाले हैं या उनकी रवानगी तय हो रही है या टल गई है, तो खानवादे को लगता है
चौधरी शुजात खानवादे को, चौधरी बरादरान को ये लगता है कि अब अगला वज़ीर आला उनके ख़ानदान से होना चाहिए और उसके लिए परवेज़ इलाही का नाम पेश भी कर दिया गया है। लेकिन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने में इमरान खान साहब इंटरेस्टेड हों या नहीं हों, ये अहलियत और सलाहियत इमरान खान साहब के पास नहीं है कि वो किसी को वज़ीर आला बना दे। बावजूद इसके कि वो खुद वज़ीर आज़म हैं। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि वो खुद किसी के बुज़दार प्लस हैं। तो मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं तो मैं सुन लेता हूँ। जैसे आप लोगों की बातें सुन लेते हैं, मैं भी साफ़ी हूँ, आप भी साफ़ी हैं। जो कहता है हम सुन लेते हैं, कोई पूछता है तो बता देते हैं। जितना हमसे पूछा जाता है उतना हम सुन लेते हैं और बता देते हैं। तो इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो ये सलाहियत नहीं रखते कि किसी वज़ीर आला को तो क्या, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा कि फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तनाज़े के बाद जाना पड़ा। आपने देखा कि इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को तब्दील करने पर कादिर नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं उनकी हुकूमत के साथ, और वो सारी समझौते और वो सारी मजबूरियां जो जिनकी तनकीद वो दूसरे सियासतदानों पर करते थे, पीपल्स पार्टी पर और नून लीग पर, वो सब अब खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं इमरान खान साहब। और यही वो मायूस कुन कारकर्दगी है जिस पे अब तनकीद हो रही है और लोग चीख रहे हैं। अब जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन की और चौधरी शुजात की या और लोगों की, तो अभी मुस्तकबिल करीब में फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले ज़रूर ऐसे हालात पैदा हो गए थे। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए कुछ बाज़ हलकों से मुज़ाकरात किए और जादू पे तैयार हो गए वो, और ये तय हो गया कि अयाज सादिक साहब जो पिछली असेंबली में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ज़माने में कौमी असेंबली के स्पीकर थे, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। काबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे कि अचानक कोरोना वायरस आ गया और इमरान खान की लक काम कर गई और वो अपनी कुर्सी पे विराजमान रहे, और ये जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ था ये शेल्फ कर दिया गया और जादूगर की छड़ी जो है वो वापस पेट पे रख दी गई। तो अब कहने की बात यह है कि जो सूरत हाल बन गई है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान ना तो एक आम इंतखाबात को अफोर्ड कर सकता है, ना पार्लियामेंट में किसी इन हाउस चेंज को अफोर्ड कर सकता है, और ना ही हम कोई और सियासी तब्दीली की कीमत अदा कर सकते हैं। इसलिए जो मुल्क के फैसला साज करता धरता इदारे हैं या मुख्तसर हल्के हैं या जो भी आप उनको नाम देते हैं, मालूम नहीं क्या कहते हैं आप उनको, इस्टेब्लिशमेंट या व्हाटएवर, तो वो जो भी हल्का है वो अब ये समझ गया है कि इस वक्त तब्दीली नागुज़ीर तो है, लेकिन उस पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। तो बाज़ इंतज़ामी मजबूरियाँ आड़े आ गई हैं, इसलिए तब्दीली शायद मौखर हो गई है। लेकिन ये तय है कि इमरान खान को बाहर से कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई इस पर इख्तिलाफ नहीं गिराएगी, कोई आलमी खिलाड़ी नहीं गिराएगा, अमेरिका या इसराइल या यहूद और हनूद या मोदी और फलाना नहीं गिराएंगे। इमरान खान जब भी गिरेंगे लगता यही है कि अपनी ही कारकर्दगी के बोझ से गिरेंगे। जाफर रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का और हमें और हमारे व्यूवर्स को अपडेट करने का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बातचीत होती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।